हाय मेरे कॉस्टिंग के परिंदों। आज हम चैप्टर मटेरियल करेंगे कॉस्टिंग का। अगर आपका तकदीर अच्छा है तो ये आपको 10 मार्क्स तक दे सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे। एंड मैं नोट्स के फॉर्म में स्टडी मटेरियल को ही यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग जस्ट स्टडी मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चूंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर क्वेश्चन इज सेट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल ओनली। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहली बात हम देखते हैं कि ये मटेरियल का मतलब क्या है, यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल। किसका? ये जो बात है ये डायरेक्ट मटेरियल की बात है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है आपको पता है ना, राइट? जो आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है, जो आउटपुट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि मटेरियल को कब एक्वायर करना चाहिए, यानी कि कब खरीदना चाहिए, खरीदने के पहले कब ऑर्डर देना चाहिए, राइट? उसको फैक्ट्री के गेट पे यानी कि स्टोर में अनलोडिंग कैसे करना चाहिए, स्टोर में रखना कैसे चाहिए, मूवमेंट को रिकॉर्ड करना कैसे चाहिए, और ये सारे के सारे ऐसे हो कि कॉस्ट पे फर्क ना पड़े, यानी कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। तो इस पूरे चैप्टर का एक ही पॉइंट है कि सही टाइम पे, ध्यान से देखिएगा मेरे शब्दों को, ये यही बात यहाँ कह रहा है कि हमें एक ही बात का ध्यान देना है कि राइट टाइम में, ध्यान देखिएगा, राइट टाइम में यानी जब जरूरत हो, बहुत पहले नहीं और बाद में भी नहीं, राइट टाइम में ये जो है ऑर्डर हो जाना चाहिए। समझ आई बात? एंड राइट टाइम पे ये यूज होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पर्पस यही है कि मटेरियल जो है वो सही तरह से यूज हो, सही तरह से परचेज किया जाए, ताकि फंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। बात समझ में आई आपको? यहां पे ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, ध्यान से। Already we have acquired the basic knowledge about the concept, objective, advantages, methods and the elements of the cost. Element of the cost मतलब material, labor and expenses. Okay. So ये साफ कहता है the general meaning of the material is all commodity, physically object used to make the final product. Right? It may be what? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी जो भी फिजिकली जाता है प्रोसेस में वो मटेरियल होता है। अगर वो यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाता है तो डायरेक्ट होता है, और यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ाता तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इस चैप्टर में प्राइमरली हम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात करनी है। कॉस्ट शीट में आप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जरूर देखिएगा, जिसमें मैं बता रहा हूं कि मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मटेरियल की, वो मटेरियल जो फिजिकली प्रोसेस में जाता है, यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाता है, तो हम डायरेक्ट मटेरियल की बात हम करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी लेवल पे हम इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो यूज होता है, यानी कि जो प्रोसेस में जा रहा है, हम उसकी बातें भी करेंगे। तो एक बात अच्छी तरह से समझना कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम इसमें समझेंगे क्या, इसमें हम जानेंगे क्या। तो ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टडी मटेरियल की पॉइंट को टच बेस किया जाए, क्योंकि कब क्या आएगा एग्जाम में ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आप बता सकते हो कि क्या एग्जाम में आएगा, क्या नहीं आएगा? अरे भाई, जो स्टडी मटेरियल में है वो आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सीधा प्रैक्टिकल उठा दूं और समझा दूं कि देखो यो क्यू ऐसे होता है, मैक्सिमम लेवल ऐसे होता है, रीऑर्डर लेवल ऐसा होता है, और मैं फिर बोलूं कि चैप्टर खत्म हो गया। अरे भाई,
ये जो दो चैप्टर हैं मटेरियल एंड लेबर, ये चैप्टर थियरी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। जो मैंने कहा 10 नंबर, वो 10 नंबर थियरी के लिए ही बोल रहा हूँ। तो इस चैप्टर में आप थियरी से अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे पहला एक यहाँ क्वेश्चन आता हूँ जो आपके पास लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस लाइन को देखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान से देखिए इसको। इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट कि कहाँ से लाया जाए, कैसे लाया जाए ताकि सस्ता पड़े। मेरी बात समझ में आई? और अच्छा पड़े। तो इकोनॉमी इन, ध्यान से, इकोनॉमी इन प्रोक्योरमेंट यानी कि प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है लेना, प्रोक्योरमेंट का मतलब है सामान लेना। जैसे मान लो कि रात को फ्रीज में जाके आप मिठाई चुरा के खा लेते हो, तो आप पहले प्रोक्योर करते हो और फिर खाते हो। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना। एफिशिएंसी इन हैंडलिंग यानी कि ट्रक में मार्केट से लेके फैक्ट्री के अंदर जाने तक मटेरियल को हैंडल करना कितनी क्षमता से हुआ है, उसको कहते हैं। एंड प्रोसेसिंग द मटेरियल एंड इफेक्टिवनेस in the product desired output as a standard is also applied in these scale। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मेन जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मैं लेके आ रहा हूँ, जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल चैप्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल चैप्टर क्या है। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल चैप्टर में देखेंगे कि अगर मटेरियल को सही क्वांटिटी में नहीं रखा गया तो प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते हैं और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। चलो मैं एक छोटा सा बताता हूँ मटेरियल के बारे में। आप घर में दाल बनाते हैं ना, ठीक है, जीजा जी आए हुए हैं, बेस्ट क्वालिटी आप दाल मंगा रखे हो, ठीक है ना, एकदम मिनरल का पानी दिखा के डाल रहे हो, हमारे यहाँ मिनरल वाटर में दाल बने हैं भाई, लेकिन हल्दी नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये है इम्पोर्टेंट मटेरियल का होना या ना होना। समझ में आई बात? तो ये इम्पोर्टेंस है, समझ में आएगा। अगर मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप बेस्ट क्वालिटी नहीं बना सकते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल है तो हम मटेरियल की वो परिभाषा लेते हैं कि एनीथिंग विच गोज इनटू द प्रोसेस एज अ मटेरियल, इफ इट इंक्रीजेज द यूनिट ऑफ आउटपुट इज अ डायरेक्ट मटेरियल, इट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट बिकम्स इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हम इस मटेरियल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरली डायरेक्ट मटेरियल, बट सम कंपोनेंट ऑफ द इनडायरेक्ट मटेरियल विच गोज फिजिकल इनटू द प्रोसेस भी आएगा। इसकी बात, अब हमारा क्वेश्चन साफ है। इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात है क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जीजा जी वाली बात याद है ना, अगर रॉ मटेरियल का या मटेरियल का कोई भी पार्ट, चाहे छोटा हो बड़ा हो या कुछ भी हो, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं होगा। आपके पास बेस्ट क्वालिटी लेबर है, बेस्ट क्वालिटी डायरेक्ट मटेरियल है, बेस्ट क्वालिटी पानी है, अगर खिचड़ी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, लेकिन नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, कैन यू इंश्योर द क्वालिटी? नो। तो इस चैप्टर का यानी कि मटेरियल का कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अगर इनपुट बढ़िया नहीं है, इनपुट सही नहीं है, तो आउटपुट बढ़िया नहीं होगा, क्वालिटी बढ़िया नहीं होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट और इनकरेक्ट, आप कहोगे करेक्ट। सेकंड होता है प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा, रॉ सही टाइम पे मंगाया जाए तो बार्गेनिंग पावर होती है। अगर मटेरियल आपने जल्दी जल्दी में लाना है तो एक तो जो है एग्ज़ाम के समय जाके खरीदोगे तो आपके पास टाइम नहीं है कि 10 जगह पूछूं, चूँकि सर पे एग्ज़ाम है, यूज है। उसी तरह से अगर पहले ही मटेरियल आ जाए तो हम रिसर्च कर सकते हैं कहाँ से लाना है,
कितना क्वांटिटी में खरीदने से फ़ायदा होगा, ये सारा तब होगा जब हमारे पास मटेरियल का कंट्रोल सिस्टम होगा। अगर मटेरियल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, लास्ट मिनट में खरीदने की प्रथा चल रही है, तो हम ना क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं ना प्राइस इंश्योर कर सकते हैं। तो सेकंड बेनिफिट ये है कंट्रोल का कि प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी इंश्योर्ड। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका मॉड्यूल क्या कहता है, material constitute a significant part of any product and the cost of the final product is directly related with the material used to produce the product। यानी कि अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं है, प्राइस हायर पे लिया है, तो नेचुरली क्या होगा कि पूरा का पूरा आप देखोगे प्रोडक्ट का प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा। आगे देखें हैं प्रोडक्ट कंटिन्यूटी, अगर नहीं है तो प्रोडक्ट बीच में बंद हो जाएगा। एंड इतना ही नहीं, अगर रॉ मटेरियल नहीं है और प्रोडक्ट बन गया तो बढ़िया से बढ़िया मशीन रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप दे रहे हो, लेबर का पेमेंट दे रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा, लेबर आइडल हो जाएगा, मशीन खाली बैठ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन अगर अपन लोगों के पास मटेरियल है तो प्रोडक्ट कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आइडल टाइम कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा एंड क्या धमाकेदार अपन लोग प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट कहता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक हैंडलिंग स्टॉक आउट। स्टॉक हैंडलिंग एंड स्टॉक आउट, स्टॉक आउट क्या होता है? स्टॉक आउट का मतलब होता है कि स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक। अब मान लिया जाए स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक आउट का मतलब है ही नहीं, स्टॉक आउट का मतलब है ही नहीं। जैसे आप अमेजन पे बुक खरीदते हो तो साफ लिखता है स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब कि अमेजन के पास वो किताब नहीं है। मेरी बात समझ रही है? मेरी बात आप समझ रहे हो? सैली तेरे को समझ आ रहा है क्या? हाँ, सैली को भी समझ आ रहा है। सो ध्यान से अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मटेरियल कंट्रोल नहीं होगा तो चांसेस हैं कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक बढ़ेगा एंड स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ेंगे। और जब स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ेंगे तो आप एक ही बात यहाँ पे देखेंगे कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। नाउ वेस्टेज एंड अदर लॉसेस, यानी कि एक सिंपल सा समझना इसको बात को कि अगर आप सही ढंग से कंट्रोल नहीं होगा तो वेस्ट होगा, लॉसेस होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वेस्टेज एंड लॉसेस का क्या पॉइंट होता है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए। मैं हिमाचल में बापसा वैली में बापसा प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी में एज ए स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र मोटिवेशनल स्पीकर गया था। वो प्लांट पहले जेपी साहब के पास था, जयप्रकाश जी जेपी साहब के पास था, आज वो सज्जन जिंदल के पास है। तो जो ड्राइवर थे, ये पुराने ड्राइवर को सब कुछ पता होता है और कंपनी के इन आउट वही बता देते, और आउट ऑफ द इज्जत उन लोगों ने उन्हीं ड्राइवर को भेजा था जो ड्राइवर जयप्रकाश जी को भी शिमला से लेके जाता था एंड सज्जन जिंदल को भी लेके जाता है। तो मैंने पूछा कि ये कंट्रोल जयप्रकाश जी भी कंट्रोल करते थे एंड सज्जन जी भी करते थे, तो उनमें अंतर क्या है? तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात कही, पता है छोटी सी बात कही, यही बात है वेस्टेज एंड लॉसेस। उन्होंने कहा जयप्रकाश जी कहते थे कि एक चीज़ की ज़रूरत है, मतलब एक चीज़ की ज़रूरत है उसको दो चीज़ दो, लेकिन उसमें क्या होता था, लास्ट मिनट में मिलता था। समझाया? सज्जन जिंदल का कहना है कि एक चीज़ की ज़रूरत हो उसको एक ही चीज़ दो, लेकिन उसको इंश्योर करो कि सही टाइम पे उसको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे वेस्टेज जीरो है, वहाँ पे वेस्टेज डबल था। नतीजा ये हुआ कि बापसा प्लांट जो जयप्रकाश जी का था, जेपी का था, वो बिक गया सज्जन जिंदल के हाथ, जेएसडब्ल्यू के हाथ। तो क्या सर अगर मटेरियल कंट्रोल नहीं किया जाए तो प्लांट भी बिक सकता है? बिल्कुल बिक सकता है, बिल्कुल बिक सकता है। एक बात समझिएगा, ये जो चैप्टर है मटेरियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन इट्स कमिंग रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज, यानी कि जब हम प्लांट करेंगे हम उसको समझेंगे तो रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, कहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल है, कितना क्वांटिटी लेने पे क्या रेट पड़ेगा, आने का क्या चांसेस हैं, मीन्स क्या है, एक एक चीज़ हमें आराम से मिलेगा और हम इसको लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 6 फ़ायदे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, procurement and continuant, cost of stock handling and stock out, wastage and other losses, regular information about the resources।
तो अब बताइए, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो कैन यू राइट इन एग्जाम? कैन यू राइट इन एग्जाम? से यस और नो, से यस और नो। यस, अगर आपके एग्जाम में आता है कि मटेरियल हैंडलिंग बढ़िया से हो तो प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, यस और नो? यस। मटेरियल हैंडलिंग बढ़िया है तो प्राइस घट सकता है पर यूनिट, यस और नो? अगर घटिया है तो प्राइस बढ़ सकता है, यस और नो? यस। तो ये 6 जो बेनिफिट है इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आपको 5 नंबर दे के चला जा सकता है। नाउ आई एम गोइंग अहेड फॉर द अनदर क्वेश्चन अंडर द मटेरियल चैप्टर, और इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, यानी कि इसका मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव इसके 5 हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन बीच में डिसकंटिन्यू नहीं होगा। जीजाजी आए हैं, हल्दी नहीं है तो दाल ही सर्व नहीं होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, घटिया से मतलब छोटा से छोटा रॉ मटेरियल, इनसिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल अगर नहीं है तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जब हम पहले बनाएंगे, पहले मंगाएंगे, कंट्रोल करेंगे, हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़िया होगा एंड कॉस्ट ऑप्टिमम लगेगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। रिडक्शन इन वेस्टेज, मैंने जयप्रकाश जी एंड जेएसडब्ल्यू का, यानी जेपी एंड जेएसडब्ल्यू का बताया था। चूँकि प्लानिंग नहीं थी जेपी में, कॉस्ट ज़्यादा लगता था। 11th मोमेंट, लास्ट मोमेंट में सामान खरीदे जाते थे, एक के बदले 2 आता था, फिर भी एक के बदले 2 आता था, लास्ट मोमेंट में आता था। प्रोक्योरमेंट के सिस्टम फॉलो नहीं किए जाते थे, कॉस्ट शूट करता था, नतीजा कंपनी ही बिक गई। दर्द इतना हुआ जयप्रकाश जी को कि उनके बेटे मनोज जी भी जब चाबी प्लांट का देने गए, एक रिचुअल होता है, तो भी वो प्लांट में नहीं गए, सड़क से बीच रोड पे चाबी दे करके निकल गए। ये है कंट्रोल का प्रोसेस। अगर कंट्रोल बढ़िया नहीं होगा तो बड़ा सा बड़ा कंपनी भी बदल जाएगा। एडुकेट इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी को मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ तक आजकल तो जिट पे चलता है, मैं जिट के बारे में बताता हूँ। जस्ट इन टाइम होता है, यानी कि जब ऑर्डर आता है तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते हैं, और जब इंफॉर्मेशन सही नहीं होगा तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस बात को अच्छी तरह से मानना। कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, यानी कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, सारे चीज़ एकदम लाइन में होंगे तो प्रोडक्शन सुचारू रूप से चलेंगे, और हम क्या करेंगे, हम आराम से पूरा का पूरा प्रोडक्ट को बना करके ऑर्डर टाइम पे देंगे, हमारा गुडविल बढ़ेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं। आपसे क्वेश्चन में आएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है, तो आप बोलेंगे 5 ऑब्जेक्टिव है। पहला है मिनिमम इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तीसरा है रिडक्शन इन वेस्टेज, चौथा है एडुकेट इन्फॉर्मेशन, चौथा है कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम। ओके, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। आपके क्वेश्चन आएगा, एडुकेट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली एट द राइट टाइम कंपनी कैन गेट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, यस और नो? यस। रिडक्शन इन वेस्टेज इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, यस और नो? यस। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द material control system, correct or incorrect? Absolutely correct. Minimizing the interruption in the production process is objective or not? Is objective. तो ये हमारे पास objectives हैं जिसको आपको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। Now, अब हम लोग एक सिंपल दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। मतलब समझ में आया? रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम होता है कि किस किस की ज़रूरत है। कॉमन आदमी है, आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि अगर मटेरियल कंट्रोल सिस्टम में आप देखते हो क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले कि हमें किस प्रोडक्ट में कौन कौन सा आइटम लगता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और उसका नाम होता है क्वेश्चन का बिल ऑफ मटेरियल। जब मैं बात बिल ऑफ मटेरियल की करता हूँ ना, तो
तो आपके दिमाग में आता है कि कोई मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करता हूँ, ऐसा नहीं। देखिएगा, इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। कंपनी को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सा उसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स है, किस प्रोडक्ट में कौन कौन सा मटेरियल लगता है, कितना कितना लगता है, और वो प्रोडक्ट लाइन पे कब कब कितना कितना चढ़ता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। और इसके लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो हमारी दादी होती थी ना साहब, दादी किस तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल को आके सीखती थी, क्योंकि उसकी दादी की दादी उसको सिखाती थी। पुराने जमाने में देखिएगा 50, क्योंकि दादी के 5 बेटे, जैसे मेरे दादाजी के 11। अब ध्यान से देखो, मतलब एक के घर में ज्वाइंट फैमिली में 50-50 लोग रहते हैं। उनके लिए सुबह का चाय भी चाहिए, ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, और शाम को अतिथि बाहर से गांव का जा रहा है ना, तो बोलेंगे आओ खा के जाओ, और दादी को बोलेंगे सुन 5 किलो हम लोग को, जैसे छोटे छोटे जाके 5 चाय बना के लेके आ। दादाजी सोचते भी नहीं थे कि घर में चीनी है या नहीं है, घर में चाय पत्ती है या नहीं है। और गांव में देखिएगा, बिना चीनी का तो चाय भाई साहब कभी ना पिए। तो शहरों का नक्शा है कि बिना चीनी का चाय पीना है। आपने कभी सोचा कि दादी जी कैसे मेंटेन करती थी इन्वेंट्री को? क्या वो परचेज मैनेजर थी? क्या वो परचेज मैनेजमेंट में उन्होंने डिग्री हासिल किया था? नहीं, अनुभव। तो आप भी अपने अनुभव से बहुत सारी बातें समझ सकते हो, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहे हो या घर में किचन में भी गए हो तो। इसीलिए मैं एग्जाम्पल दाल रोटी का ले रहा हूँ, क्योंकि अगर रोटी खाने आता है तो ये तो पता ही होगा कि रोटी को बनने में क्या क्या लगा होगा। तो ज़रा कनेक्ट कीजिए रूट से, तो ज़्यादा आप समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल रिक्वायरमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। पूरे 10 पॉइंट हैं। पहला, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्ड, यानी कि सारे डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं नासिक में रामबंधु के लिए स्ट्रैटेजिक एडवाइजिंग का काम कर रहा था। तो वहाँ पे जब परचेज मैनेजर आए काका, तो फाइनेंस मैनेजर वाला ने कहना सर मांगता आ गया। काका ने कहा राठौर साहब, जब मैं पैसा फाइनेंस से मांगता हूँ तो अपने लिए थोड़ी मांगता हूँ, सप्लायर को देना है। अगर सप्लायर को पैसा टाइम पे नहीं दूंगा तो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल नहीं देगा, प्रोडक्शन इंटरप्ट हो जाएगा, ऑर्डर टाइम पे नहीं दे पाएंगे। क्या इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल घटेगा? नहीं घटेगा। आपने रॉ मटेरियल को नाजुक समझा है। और सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है, सिस्टम में नहीं होता कि किसका पेमेंट रिलीज करना है, किसका पेमेंट होल्ड करना है। अगर आप सप्लायर के पेमेंट होल्ड करोगे तो सप्लायर आपको प्रायोरिटी पे सामान देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। एक सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम है कोऑर्डिनेशन। दूसरा है डिटरमाइनिंग द परचेज प्रोसीजर टू सी द परचेज आर मेड आफ्टर मेकिंग द सुटेबल इंक्वायरीज और ऑल द फेवरेबल टर्म्स इन द फॉर्म। ऑर्डर कब दिया जाए, कितने क्वांटिटी के दिया जाए, हमारे पास कितना स्टॉक है तो ऑर्डर दे देना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस सिस्टम को भी अपन लोगों को लेके चलना है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म प्लेसिंग द ऑर्डर, यानी कि कब हमें ऑर्डर प्लेस करना है। प्रिपरेशन ऑफ द बजट कंसर्निंग मटेरियल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट टू इंश्योर द इकोनॉमी इन परचेजिंग यूज ऑफ मटेरियल, ये शुरू से आपको बताता रहा हूँ। ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल चेक, storage of the material and supplies as well as designed, operation of a system of perpetual inventory together। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है perpetual। मैं आपको अलग से मटेरियल चैप्टर में कंटिन्यूअस इन्वेंट्री एंड परपेचुअल इन्वेंट्री के बारे में समझाऊंगा। अब बताइए, एक बात पूछ ही लेता हूँ, यहाँ पे परपेचुअल वर्ड आता है तो समझा देता हूँ। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम एंड continuous control system।
अब ये वर्ड जो आप देख रहे हो यहाँ पे कम आ रहा है ना, परपेचुअल। अब मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपके दिल में बैठ जाइए। ये है परपेचुअल। आप बता सकते हो इस परपेचुअल का मतलब क्या है? अच्छा, कंटिन्यूअल का मतलब क्या है? अब आप कहोगे कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, परपेचुअल का मतलब तो महा लगातार हो गया है ना। कैसे बताओ जरा। आपने लॉ में पढ़ा होगा, लॉ में क्या पढ़ा होगा कि कंपनी हैज़ अ परपेचुअल बॉडी, सारे डायरेक्टर्स हैं और एक बॉम्ब में मारे गए, कंपनी जिंदा है या मर गए? कंपनी स्टिल जिंदा है। तो परपेचुअल तो महा कंटिन्यूअल हो गया। तो परपेचुअल एंड कंटिन्यूअल में अंतर क्या है? तो ध्यान से देखिएगा। पेपर पे लिखने को परपेचुअल कहते हैं। मटेरियल में परपेचुअल कंट्रोल कैसे होगा? जब ऑर्डर दिया गया तो लिख के दो, मुजबानी फोन पे बोल दिया तो परपेचुअल नहीं हुआ। वहां से जब गाड़ी चली तो रिसीट लिख के मिलना चाहिए। ट्रक के अंदर जो बिल्टी है वो मिल के आना चाहिए, लिख के आना चाहिए। जब वो अनलोड होके स्टोर में जा रहा है तो स्टोर के रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, तो परपेचुअल है। कौन से बिन में रखा गया, कौन से सेल्फ में रखा गया, वहां पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उस सेल्फ के डॉक्यूमेंट में, तो परपेचुअल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब अगर वो मान लिया जाए कि प्लांट में गया तो इशू रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, वो परपेचुअल है। तो परपेचुअल का यहाँ मतलब होता है रिकॉर्डिंग एवरी मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यूअस वर्सा परपेचुअल, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस में इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए आप पीरियोडिकल भी चेक कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब चेक करना होता है, लेकिन परपेचुअल का मतलब रिकॉर्ड करना होता है। तो आपको समझ में आई परपेचुअल का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज द परपेचुअल मीन्स? इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? परपेचुअल का मतलब ये हुआ। बात समझ में आई या नहीं आई? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन इन द सिस्टम ऑफ द स्टोर कंट्रोल एंड इशू, जो बता दिया। डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम कंट्रोलिंग अकाउंट, सब्सिडी रिकॉर्ड, रेगुलर रिपोर्ट ऑफ द मटेरियल परचेज, इशू स्टॉक इन्वेंट्री जस्ट टू वेंडर एंड स्पॉल द इफेक्टिवनेस रिक्वायर्ड। यानी इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं। मैं समझ में आया आपको बात? तो ये सारी बातें तो आज की क्लास में मैंने कर दिया। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि एलिमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। अगर आप चाहते हो कि स्टडी मटेरियल को अच्छी तरह से समझ सको तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी से जल्दी आपको मिले। कौन से चैप्टर का आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टडी मटेरियल से चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, उस चैप्टर को मैं पिकअप कर लूँगा, पहले पिकअप कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉस्टिंग गुरु PS राठौर के चैनल को। अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें। अच्छी चीज़ें लोगों के पास जानी चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, share this channel, like and comment and ask your friend to get in-depth clarity of the chapter and concept. Thank you very much till the next class. Next class में I shall teach you the element of the material control, जिसमें आपको procurement पढ़ाऊँगा, storage control समझाऊँगा and usage control भी आपको deeply समझाऊँगा. Thank you.